तो आज के इस सत्र में हम लोग झारखंड की उरांव जनजाति की चर्चा करेंगे। और उरांव जनजाति जो झारखंड की है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कभी भी हम झारखंड जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो जेपीएससी में जो स्पेशल पेपर है उस स्पेशल पेपर के अंतर्गत झारखंड के जनजातीय संस्कृति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और चूंकि झारखंड की जनजातीय संस्कृति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें 50% कम से कम इसका वेटेज है। तो इस स्थिति में हमें 32 प्रमुख जनजातियां झारखंड में है। अगर हम उसको तैयार कर लेते हैं तो फिर हमें ट्राइबल कल्चर यानी 50% क्वेश्चन का तैयारी हमारा हो जाता है। तो उसी में एक महत्वपूर्ण ट्राइब उरांव है जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। उरांव जनजाति, ये जो उरांव नाम है ये मुंडा लोगों ने उड़ान के लिए यूज़ किया है। और मुंडा जनजाति के लोग इसे इस प्रकार से यूज़ करते हैं क्योंकि उड़ाव का मतलब क्या होता है कि घूमना, राइट। तो चूँकि मुंडा पहले से सेटल थे झारखंड में और ये बाद में आए तो इनके लिए मुंडा जनजाति के लोगों ने उड़ाव शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन उरांव जनजाति के लोग स्वयं को जो है ये लोग कुरुख बोलते हैं, राइट। यानी ये लोग अपने आप को कुरुख बोलते हैं जिसका मतलब होता है मनुष्य, राइट। और कुछ क्षेत्रों में इनके लिए धनगर शब्द का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में कुछ उरांव जनजाति के लोग जो बच गए हैं उनके लिए धनगर शब्द का उपयोग भी किया जाता है। दूसरा कि उरांव जनजाति के लोग जो है या उरांव जनजाति जो है एक तरह से द्रविड़ीय जो भाषा है, राइट। इस भाषा समूह से कुरुख भाषा बिलोंग करते हैं, यानी इनकी भाषा जो है कुरुख है। और अधिकांश जो झारखंड की जनजातियां हैं उनकी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है। लेकिन झारखंड की एक और जनजाति है सौरिया पहाड़िया, वह भी द्रविड़ भाषा से संबंधित है। और सौरिया पहाड़िया की भाषा जो है माल्टो है। गोंड भी झारखंड में कुछ पाए जाते हैं जिनकी भाषा गोंडी है और वह भी द्रविड़ियन भाषा को बोलते हैं। पहले कुरुख जो भाषा थी इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं था, राइट। लेकिन अब इसका स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नारायण उरांव ने इसके लिए स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया है और उस स्क्रिप्ट को नाम इन्होंने दिया है तेलोंग, राइट, तेलोंग सिक्की। तो तेलोंग सिक्की का उपयोग जो है इस स्क्रिप्ट के लिए किया जा रहा है, इनके स्क्रिप्ट के लिए। अब अगर हम बात करें इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के संदर्भ में तो इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो ये मान्यता है कि ये लोग कर्नाटक के कोंकण जो क्षेत्र है वहाँ से माइग्रेट करके महाराष्ट्र के रास्ते और फिर मध्य प्रदेश के रास्ते फिर सोन नदी को फॉलो करते हुए ये रोहतासगढ़, बिहार के रोहतासगढ़ में आए और फिर बिहार के रोहतासगढ़ से फिर ये झारखंड में सेटल्ड हो गए, राइट। एक मान्यता ये है क्योंकि ये द्रविड़ियन भाषा को बोलते हैं और इसलिए दक्षिण से इनका संबंध स्थापित किया गया है। लेकिन हाल के समय में प्रोफेसर अशोक परपोला ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के अध्ययन का प्रयास किया है और उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत कुरुक भाषा के बोलने वाले लोग थे और कुरुक भाषा के बोलने वाले लोग यानी उरांव स्वयं को कुरुक भी बोलते हैं, तो इनका संबंध इंडस सिविलाइजेशन से भी था। अब इस तरह से यहाँ पर क्या चीज़ें हुई है कि हो सकता है कि ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भी आए हों, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आया और ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब कभी भी ऑब्जेक्टिव की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको
नई जो चीज़ें हो रही है उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखें कि इनकी ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किन किन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, तो अगर भारत के लेवल पर देखें तो भारत के लेवल पर तो ये महाराष्ट्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, त्रिपुरा में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। लेकिन झारखंड में ये किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं, राइट? तो झारखंड के अंतर्गत भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उरांव जनजाति के लोग झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, संथाल परगना इत्यादि जिलों में निवास करते, यानी इनका व्यापक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और झारखंड की ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम इनके रेशियल फीचर्स को देखें, यानी रेशियल फीचर अगर देखें तो रेशियल फीचर्स के संदर्भ में यहाँ भी दो तरह की मान्यता है। एक कि रॉबर्ट रिजले ने जब 1901 की जनगणना के आधार पर भारतीय जनसंख्या का रेशियल क्लासिफिकेशन किया, तो रॉबर्ट रिजले ने क्या किया कि भारतीय जनसंख्या के अंतर्गत उरांव जनजाति के लोगों को द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत रखा। लेकिन बीएस गुहा ने जब 1931 की जनगणना के आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण किया, तो बीएस गुहा के वर्गीकरण के अंतर्गत इनको जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस से माना गया, यानी इनके जो रेस हैं या रेशियल फीचर हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो रेस है उसकी फीचर्स क्या है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और ख़ास करके आप अगर उरांव जनजाति के लोगों के फिजिकल फीचर की बात करें तो फिजिकल फीचर के अंतर्गत इनका कद जो है छोटा से मध्यम आकार का है, राइट। इनके सिर जो होते हैं लंबे प्रकार के होते हैं जिसको ढोलिकोसेफालिक के नाम से जाना जाता है। इनकी नाक जो है चौड़ी होती है। इनकी स्किन जो है ब्लैक से ब्राउन तक होती है। इनके बाल काले होते हैं, राइट। तो ये बेसिक फीचर्स हमें ध्यान में रखना है। अब इस बेसिक फीचर के बाद जब हम इनके अध्ययन को देखें तो अगर ओरान जो ट्राइब है तो इस ट्राइब के अंतर्गत हमें इनके गांव को समझना चाहिए, यानी विलेज सेटलमेंट इनमें क्या है, राइट। तो उरांव लोगों के गांव में जब हम प्रवेश करते हैं तो इनके गांव में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो इनके गांव में हमें दिखाई देता है एक तो आवासीय जो भवन है, आवासीय जो प्रतिरूप है इन लोग का, और दूसरा सार्वजनिक स्थल यानी पब्लिक प्लेस है। सार्वजनिक जो स्थल है, इस सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो सरना स्थल है, दूसरा आखरा है, तीसरा शसान है और चौथा घुमकुड़िया है, राइट। इनके गांव में चार चीज़ दिखाई देगा और ये चार जो चीज़ है इसका इनके सांस्कृतिक जीवन से बहुत व्यापक पैमाने पर
इंटरकनेक्शन है, क्योंकि इनकी सांस्कृतिक जीवन जो है इसी 4 महत्वपूर्ण सार्वजनिक जो स्थल हैं उन सार्वजनिक स्थलों के इर्द गिर्द घूमती है। आवासीय भवन में ट्रेडिशनल रूप में जब हम देखते हैं तो जनरली इनके घरों में मिट्टी का घर हुआ करता था या खपरेल हुआ करता था, 2 ही कमरे हुआ करते थे। लेकिन इनके जो आवासीय भवन हैं, इस आवासीय भवन से बाड़ी कनेक्टेड होता था। बाड़ी यानी कि ये बागान रखते हैं जहाँ पर जो है ये सब्जियों का उत्पादन करते हैं, है ना। बाड़ी जो है इनके विलेज लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और फिर बाड़ी से आगे जब जाते हैं तब इनका खेत मिलता है, क्योंकि उरांव जनजाति के लोग की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषक हैं, है ना। तो कृषक हैं तो इसके आगे खेत मिलेगा, और खेत को भी ये 2 तरह से ये देखते हैं। एक तो कि दोन होता है और दूसरा होता है टाड़, राइट। दोन जो है अधिक उपजाऊ है और टाड़ जो है ये ऊसर क्षेत्र पाया जाता है। तो इसकी चर्चा हम तो उसमें करेंगे जब हम इसकी संस्कृति की बात करेंगे। हम यहाँ पर ये देखें कि इनका आर्थिक जीवन क्या है। तो इनके आर्थिक जीवन को जब हम देखते हैं तो इस आर्थिक जीवन के अंतर्गत जैसे हमने कहा कि ये कृषक हैं, है ना, राइट, कृषि का कार्य करते हैं। तो कृषि का कार्य जो करते हैं तो जब ये आए कहाँ से, कर्नाटक के कोंकण क्षेत्र से, तो उस समय संभवतः ये हंटिंग करते थे, हंटिंग फूड गैदरिंग करते थे। आगे बढ़ते गए और फिर ये बीच में मध्य प्रदेश या फिर रोहतासगढ़ आने के बाद ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने लगे और फिर यहाँ से सेटल्ड हुए जाके झारखंड में। तो झारखंड में यह मान्यता है कि ये उरांव लोग जो है झारखंड की जनजातियों में पहली जनजाति है जो कि हल पर आधारित कृषि को झारखंड में लाई है। दूसरा कि जो इनके भूमि है ना, कृषि भूमि, यहाँ कृषि भूमि की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक भूमि की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भूइहार है ना, एक भूइहार करके सोशल ग्रुप है जो वास्तविक मालिक माना जाता है। एक भूइहार जो कि कृषि भूमि का वास्तविक मालिक माना जाता है ना, ये वास्तविक मालिक जो है। और उसके बाद राजस है और फिर मझिहास, राइट। तो राजस जो होता है, राजहस, ये टेनांट्स होता है ना, यानी रेंट पर खेती करता है। और मझिहास जो है वास्तविक भूमि मालिक से संबंधित रहता है। तो ये 3 तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा कृषि जो भूमि है, इस भूमि का डिवीज़न इस रूप में भी यहाँ देख सकते हैं कि एक तो बाड़ी, दूसरा दोन और तीसरा टाड़। तो बाड़ी में पहला चीज़ क्या उपजाया जाता है, सब्जी। ये कहाँ पर, जो बाड़ी हाउस से कनेक्टेड होती है, घर से कनेक्टेड होती है, वहाँ पर सब्जी उपजाया जाता है। वहाँ से आगे इनका चीरा बाड़ी होता है। चीरा बाड़ी में ये दाल का उत्पादन करते हैं, राइट। और फिर इनका कुआं बाड़ी भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर इनका कुआं होता है जिसका उपयोग ये सिंचाई के रूप में करते हैं। और फिर
इनका बीराबाड़ी भी होता है ना। तो बीराबाड़ी बाड़ी क्या होता है कि धान का नर्सरी होता है, राइट। ये दून जो है ये अधिक उपजाऊ होता है, और दून जो है ये निचली भूमि होती है। इस भूमि पर ये चावल का उत्पादन करते हैं, और चावल का जो उत्पादन करते हैं तो चावल उत्पादन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीज़ ये करते हैं। एक तो बुना, मतलब ये प्रोसेस है बुना, और दूसरा है रोपा, राइट। बुना में क्या करते हैं कि खेत को तैयार करके और डायरेक्ट बीज उसमें बो देते हैं, और उसी से जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को घर लाते हैं। रोपा जो है इसमें क्या करते हैं कि पहले बीज बोते हैं, फिर धान का जो पौधा तैयार होता है उसको वहाँ से उखाड़ करके फिर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसे रोपाई धान हम लोग बोलते हैं। और टार जो होता है ये ऊसर भूमि होता है, तो इस ऊसर भूमि में ये मोटी अनाज का उत्पादन करते हैं, है ना। मोटी अनाज का मतलब कि ये मकई का उत्पादन करेंगे या मरुआ का उत्पादन करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब आर्थिक जीवन आप पढ़ेंगे तो इनका होल कृषि प्रक्रिया जो है इनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। क्योंकि कृषि करने के पहले कृषि सीजन की शुरुआत, यानी बुआई की सीजन की शुरुआत होने से पहले ही इनका जो धार्मिक प्रमुख होता है वो पाहन होता है, और पाहन गांव के सभी लोगों की ओर से सेक्रीफाई देता है, बलि देता है। और उस बलि के अंतर्गत जो है वो वाइट हेन की बलि देता है, इसके बाद ब्लैक हेन की बलि देता है, कॉपर कलर हेन की बलि देता है, कुछ ऐसी हेन जिस पर स्पॉटेड कलर है उसका बलि देता है, और एक लाल कलर के मुर्गे की बलि देता है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। जब शुरुआत होती है तो इनके जो रिलीजन है उस रिलीजन में हम देखेंगे कि कई प्रकार के रिचुअल है जो कि इनके खेती से संबंधित है, खेती से रिलेटेड रिचुअल्स है। जैसे कर्मा जो पर्व है इनका वो भी खेती से रिलेटेड है, और नवा खानी भी खेती से रिलेटेड है, हरिहरी भी खेती से रिलेटेड है। तो इस तरह के बहुत सारे इनके रिचुअल्स होते हैं, यानी खेती की प्रत्येक प्रक्रिया पर कोई ना कोई रिचुअल है, राइट। क्योंकि बीज बोने के पहले भी जो है ये लोग क्या करते हैं कि बीज खेत में बीज डालने के पहले जो है पाहन जो है जाता है, और पाहन जा करके वहाँ पर हड़िया के कुछ पॉइंट, हड़िया मतलब इनके दारू होते हैं, शराब होते हैं, जो लोकल शराब होते हैं उनको गिराता है, और वहाँ 5 जो है बीज जो है धान का वहाँ रोपता है। उसके बाद ही इनकी रुपाई शुरू होती है। तो इस तरह से एक तरह से आप इनकी इकोनॉमी को आप देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि उरांव जनजाति जो है इसका सामाजिक जो जीवन है, सोशल जो लाइफ है, तो देखिए सोशल लाइफ को समझने में हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्योंकि वहाँ से जब ये कर्नाटक से आए तो इनके यहाँ एक लिनिएज जुड़ा, यानी भुइहार खूंट का विकास हुआ। ये क्या है, वंश है। और ये भुइहार खूंट जो है फिर 2 भागों में बट जाता है, जिसमें एक जो है महतो खूंट है और दूसरा जो है पाहन खूंट है। अब महतो खूंट और पाहन खूंट दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि महतो खूंट से गांव का राजनीतिक प्रमुख महतो का चयन होता है, और पाहन खूंट से धार्मिक प्रमुख पाहन का चयन होता है। तो ये एक तरह से वंश व्यवस्था है। दूसरा इनकी जो व्यवस्था है उसमें किली कहते हैं। किली जो है ये एक तरह से गोत्र है, और ये गोत्र जो है इनके टोटेम के नाम पे रखा जाता है। यानी ट्राइब जो है किली में विभाजित होता है, गोत्र में विभाजित होता है, और गोत्र जो है टोटेम के आधार पर होता है। जैसे टोपो जो गोत्र है या टोपो किली है उसका टोटेम जो है कठफोड़वा है। लकड़ा जो है
का ये टोटम जो है टाइगर है, पन्ना का टोटम आयरन है, और टोटम को ये बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक यूनिक चीज़ इनमें क्या है कि इनका जो टोटम है के संदर्भ में मान्यता है कि अधिकांश जनजातियां ये मानती है कि उनकी उत्पत्ति टोटेम से हुई है, लेकिन उरांव जनजाति के लोग यह नहीं मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति टोटेम से हुई है। लेकिन ये अपने टोटेम की पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और इनका मानना है कि टोटेम इनको प्रोटेक्ट करता है। टोटेम के बाद अगर आप बात करें तो यहाँ परिवार की संरचना क्या है, तो परिवार जो है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय है। तो पितृसत्तात्मक ही व्यवस्था है, पैट्रियार्कल ही सिस्टम है। और यहाँ पर जो विवाह का जो स्वरूप है इनका, ये हिंदू धर्म से प्रभावित है, फिर भी जनजातीय तत्व भी उसमें दिखाई देता है। क्योंकि जब आप देखेंगे हिंदू धर्म के अंतर्गत देखेंगे चीज़ों को, तो विवाह की जो रस्में हैं उसमें सिंदूर दान इनमें होता है, और इसमें भी विवाह के अंतर्गत सिल पर पैर रखा जाता है। और इनमें भी क्या होता है कि हल के जुए का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भी क्या है कि विवाह के बाद वधू और वर दोनों जाके कुआं में झांकते हैं। लेकिन एक बड़ा यूनिक चीज़ इनमें क्या है कि सुहाग रात के सुबह वर जो है अपनी पत्नी के मांग को धो देता है, यानी सिंदूर को धो देता है। बड़ा यूनिक है, ये इन्हीं में है। इसके अलावा विवाह की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत इनमें एकल विवाह ही है, और इनमें क्रॉस कजन मैरिज को अधिमान विवाह माना जाता है। देवर और साली विवाह को भी अधिमान्यता है। लेकिन पैरेलल कजन जो मैरिज है इसमें मान्यता नहीं दी गई है। और इसमें और भी कुछ टेबू है कि एक माँ से अगर 2 बच्चे दूध पिए हैं तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। ये मुस्लिम समाज में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा गोत्र की चर्चा तो हमने की ही। तो ये इनके विवाह के स्वरूप हैं, और इनके जीवन में घुमकुड़िया का रोल, जैसा कि हमने पहले बताया था, इनके सोशल जीवन में घुमकुड़िया का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि घुमकुड़िया जो है परंपरागत रूप से समाजीकरण करने का काम जो है इनके जीवन में करते रही है। अब अगर हम बात करें कि इनके धर्म के संदर्भ में, तो उरांव जनजाति के लोग सरना धर्म में विश्वास करते हैं। धर्म तो इनका धर्म सरना धर्म में ही विश्वास करते हैं। और सरना धर्म का मतलब क्या है, प्रकृति पूजा। यानी इनके जीवन में प्रकृति पूजा होता है, आत्मावाद होता है, जीववाद होता है, टोटेमवाद होता है। ये इनके धर्म के पहलू है। और इसमें आप देखिएगा कि प्रकृति पूजा, तो इनकी सबसे बड़ी जो देवता है जिनको ये धर्मेश कहते हैं वह सूरज के प्रतीक है। इनका मानना है कि धर्मेश जो है इस यूनिवर्स का क्रिएटर और रेगुलेटर है, राइट। और सभी धर्मेश को रेस्पेक्ट करते हैं, और इनका मानना है कि धर्मेश के कारण ही इनके जीवन में जो कुछ भी है। इसके बाद जो है धरती मैया की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, चांद में भी ये ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। इसके अलावा जो है चंडी शिकारी इनकी देवी है, जिसका पूजा जो है ये शिकार के अवसर पर करते हैं। मरिया देवी है जो कि इनको रोग और बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। और इनके जो जीवन में, जैसे हमने कहा कि आत्मावाद, यानी कि ये पूर्वजों की आत्मा की पूजा में भी विश्वास करते हैं, पूर्वजों की आत्मा की पूजा में भी विश्वास करते हैं। और ये यह भी मानते हैं कि सभी जीवों में क्या है, दैवीय शक्ति है। यानी इर्द गिर्द में जितनी चीज़ है उसमें दैवीय शक्ति है। इनके धर्म का जो फंक्शन होता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सरना स्थल में होता है। देखो सरना स्थल क्या है कि ये एक पवित्र जो है स्थल होता है जहाँ पर एक तरह से पेड़ और पौधे रहते हैं, लेकिन उनको काटा नहीं जाता है। और यह माना जाता है कि सरना स्थल में इनके मुख्य देवता और सभी देवी देवता निवास करते हैं, जो कि इनको रक्षा करते हैं। सरहुल का जो पर्व होता है वो सरहुल सरना में
शुरू होता है। और सरहुल जो पर्व है उसका इनके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सरना स्थल में जाकर के और जो इनका पाहन है और पाहन का जो एसोसिएट है पुजारा, तो वो लोग पहले पूजा करता है। 3 दिनों तक ये चलता है फंक्शन, और इसको माना जाता है कि इनके जीवन में 9 वर्ष का शुरुआत इसी से होता है, जो कि चैत या बैसाख में होता है। और यह भी माना जाता है कि बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। और इस अवसर पर जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जुलूस और डांस नृत्य जो है, सरना नृत्य या खड्डी नृत्य जो है, ये लोग करते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि कर्मा पूजा जो कि भादों में एकादशी को होता है, ये कर्म के पेड़ की पूजा करते हैं, यह भी प्रकृति पूजा है। इसी तरह से सोहराई जो है इनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है, जो कि पशुओं की पूजा होती है। जैसे दिवाली में हिंदुओं में सोहराई होती है, उसी तरह से यहाँ भी पशुओं की सोहराई के अवसर पर ये पूजा करते हैं। और इसके अलावे देखिएगा तो चूंकि जनजातीय जीवन है, तो इनके जीवन में कई तरह के पूजा पाठ विद्यमान है, कई तरह के पर्व त्यौहार भी विद्यमान है। जैसे एक तो शिकार से संबंधित पर्व त्यौहार भी इनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फागु सेंद्रा, बिशी सेंद्रा, जेठ सेंद्रा में शिकार करते हैं। बिशी सेंद्रा के अवसर पर बड़े पैमाने पर शिकार, एक पारंपरिक शिकार का आयोजन किया जाता है। और जो एक जनी शिकार भी इनमें अवधारणा है। जनी शिकार के अवसर पर महिलाएं सिंबॉलिक रूप में शिकार करती है। तो इनका जीवन, इनके नृत्य, इनके गीत संगीत सभी धर्म से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हमने कहा कि शसान जो है जहाँ पर मृतक संस्कार करते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक हरबोड़ा संस्कार होता है, राइट, हरबोड़ा संस्कार होता है। और घुंगपुड़िया जो है इनके एक तरह से युवागिरी है, जो कि सोशलाइजेशन का काम करते रही है। इसके बाद अगर राजनीतिक हम जीवन को देखें, तो राजनीतिक जीवन जो है इनके, इस राजनीतिक जीवन में यहाँ पर पढ़ा पंचायत, राइट, ये पढ़ा पंचायत की व्यवस्था है। पढ़ा पंचायत क्या है कि अंतःग्राम परिषद होता है, राइट। और ये पढ़ा पंचायत जो है ये लोकतांत्रिक, रियल सेंस में लोकतांत्रिक रही है और इनकी स्वशासन की संस्था रही है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें गांव से समझना पड़ेगा कि गांव में इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। तो गांव में हमने आपको कहा कि गांव में महतो जो है इनका राजनीतिक प्रमुख होता है, और पाहन जो है इनका धार्मिक प्रमुख होता है। महतो के सहायक के रूप में भंडारी होते हैं, जो कि सूचना देता का काम करते हैं। चौकीदार होते हैं, जो कि निरीक्षण का काम करते हैं। और पाहन के सहायक के रूप में जो है पुजारा होता है, पनभरवा होता है। गांव के लेवल पर क्या होता है कि महतो का चुनाव हमने कहा कि महतो खुद से ही किया जाएगा, लेकिन ये इलेक्टेड होते हैं, महतो खुद से इनका चयन होगा। और गांव के जो मामले हैं, गांव में संसाधन प्रबंधन की बात हो, जल प्रबंधन की बात हो, जंगल के प्रबंधन की बात हो, कृषि के प्रबंधन की बात हो, सामाजिक समारोह जो है उसमें लीडरशिप करने की बात हो, सांस्कृतिक समारोह में लीडरशिप करने की बात हो, गांव के लिए लोगों के बीच किसी प्रकार का जो विवाद होता है एक गांव के भीतर, उसके विवाद के निपटारे में यह जो है चेयरमैन की भूमिका अदा करता है गांव के लेवल पर। और गांव से बड़ा जो है ये पढ़ा पंचायत होता है। पढ़ा पंचायत में कई गांवों को मिला करके ये पढ़ा पंचायत बनता है। जैसे मान लो कि 21 गांवों को मिलाकर के जो पढ़ा पंचायत बना, तो 21 गांवों के मिलाकर के पढ़ा पंचायत बना, तो इस पढ़ा पंचायत का जो हेड होता है उसको कहते हैं पढ़ा राजा, राइट। फिर यहाँ पर पढ़ा दीवान भी होगा, पढ़ा कोटवार होगा और पढ़ा पनरे होगा,
है ना। ये 4 महत्वपूर्ण जो है ऑफिसर्स जो हैं पढ़ा के लेवल पर, यानी हमने कहा कि 21 गांव का मान लो पढ़ा है ना, तो 21 गांव से ये अलग अलग गांवों से ये चयनित होते हैं और ये पढ़ा राजा किसी गांव का महतो है, राइट। अब ये पढ़ा राजा जो है पढ़ा के लेवल पर, यानी 21 गांवों का इंटर विलेज काउंसिल जो है उस काउंसिल का एक तरह से अध्यक्षता करता है। तो इसका नाम भी गांवों का नाम हो जाता है, पढ़ा राजा गांव, पढ़ा दीवान गांव, पढ़ा कोटवार गांव, पढ़ा पंडे गांव, और जो रेस्ट गांव होते हैं उस गांव को प्रजा गांव कहते हैं। अब पढ़ा पढ़ की व्यवस्था जो है उस व्यवस्था के अंतर्गत कौन डिसीजन लेगा, है ना, क्या क्या मैटर सुने जाएंगे। तो एक गांव से अपील किया गया हो, यानी गांव के लेवल पर महतो ने डिसीजन जो लिया है उसके विरुद्ध में उसमें अपील किया गया। दूसरा कि 2 गांवों के बीच का विवाद। तीसरा कि महतो और पाहन के बीच का विवाद। चौथा कि इंसेस्ट टेबू के संदर्भ में अगर कोई विवाद है, सेक्स को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को उसके अंतर्गत सॉल्व किया जाता है। और यहाँ भी ध्यान में रखिए कि जब 21 गांव हैं तो 21 गांव के महतो जो है इस पढ़ा पंचायत में रहेंगे। उसी 21 गांव में एक पढ़ा राजा होगा, एक पढ़ा दीवान होगा, एक पढ़ा कोटवार होगा, एक पढ़ा पंडे होगा। पढ़ा दीवान जो है एक तरह से सचिव का काम करता है, कोटवार जो है एक तरह से पढ़ा राजा का राजदूत के रूप में काम करता है, पढ़ा पंडे जो है क्लर्क का काम करता है। तो इस तरह से पूरी सिस्टम जो है लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती रही है। और इस सिस्टम के माध्यम से जो उरांव गांव है और पढ़ा के स्तर पर भी में कानून व्यवस्था को स्थापित रखी जाती है, लोगों के व्यवहार को नियंत्रण किया जाता था, और संसाधन का प्रबंधन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका प्रबंधन किया जाता था। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उसको भी महत्व दिया जाता था, और किसी प्रकार का जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को लोकतांत्रिक तरीके से उसको हल किया जाता था। यहाँ व्यक्तिगत रूप से इनका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं और उस निर्णय को ये इम्प्लीमेंट करते रहे हैं। ये उरांव जनजाति की संस्कृति की विशेषता रही है। हाल के दिनों में इसमें परिवर्तन हुआ है। जैसे आप देखिएगा कि उरांव जनजाति का जो धार्मिक जीवन है वो हिंदू धर्म से व्यापक पैमाने पर प्रभावित हुआ है भगत आंदोलन के चलते, और भगत आंदोलन के प्रभाव स्वरूप उनमें विष्णु भगत पाए जाते हैं, उनमें बच्चीदान भगत पाए जाते हैं, उनमें कर्मू भगत पाए जाते हैं, ताना भगत जिन्होंने 1914 के में जतरा भगत आंदोलन शुरू किया था। तो उस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी को बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया था, और उन लोगों ने अहिंसा पर बल दिया और सात्विक जीवन पर बल दिया, जो कि हिंदुइज्म के प्रभाव को दिखाता है। इसी तरह से राजनीतिक जो व्यवस्था है इनका, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर दी गई है, पंचायती राज व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई है पेशा कानून के लागू होने से, तो इससे परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन हुई है, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत भी परंपरागत व्यवस्था को मान्यता दी गई है। सामाजिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि घुमकुड़िया जो है धीरे धीरे विलुप्त हुई है, या घुमकुड़िया का मॉडर्नाइजेशन इन लोगों ने किया है, और इनकी जो सांस्कृतिक जो जीवन है उस जीवन में एक नई रिवाइवल दिखाई देती है, क्योंकि इनके धर्म प्रथा परंपरा और खास करके उरांव क्षेत्रों में जो सरना धर्म के रिवाइवल पर बल दिया जा रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो उरांव जनजाति की संस्कृति और उसकी प्रासंगिकता समाज के लिए बनी हुई है, और यह जनजाति जो है अपनी संस्कृति को सरवाइव करते हुए और वर्तमान समय के साथ समायोजन करते हुए झारखंड के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। धन्यवाद।